नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, अभी तक हम भाषा, बोली, भाषा के रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है व्याकरण। क्योंकि व्याकरण को समझकर ही हम भाषा के सही रूप को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि बच्चे व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, तो हमें भाषा को बोलने और लिखने से पहले व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्याकरण वी प्लस अ प्लस करण। ठीक है, वी प्लस अ प्लस करण यानी व्याकरण। इसमें वी क्या है? वी का अर्थ हो गया विशेष रूप से, आ हो गया पूरी तरह से, और करण का अर्थ होता है व्याख्या करना। ठीक है, यानी विशेष रूप से पूरी तरह से क्या करना, व्याख्या करना। अतः स्पष्ट है कि भाषा को भली भांति समझना ही क्या है, व्याकरण है। क्योंकि जब तक हम व्याकरण को नहीं समझेंगे तब तक हम भाषा को सही प्रकार से ना तो बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण में भाषा के दोनों रूप मौखिक एवं लिखित का अध्ययन किया जाता है। मौखिक और लिखित ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मौखिक यानी मुख से बोलकर और लिखित यानी लिखकर। लेकिन बच्चे, हम अपनी बोलचाल में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो जो व्याकरण होता है ना, वो उन गलतियों को क्या करता है, सुधारता है और हमें लिखने की भी क्या करता है, सही तरह से ज्ञान देता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी क्या होती है, ग्रामर होती है। ठीक है, उसी जैसे अंग्रेजी की क्या हो गई, ग्रामर, हिंदी का क्या हो गया, व्याकरण। उसी प्रकार हर भाषा का अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक है, अब व्याकरण को पढ़ने के लिए जरूरी है उसके अंगों के बारे में जानकारी रखना। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए व्याकरण को 4 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण मैंने आपको बच्चे ऑलरेडी पहले भी बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो व्याकरण में हम इस अंगों में वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण, वर्गीकरण आदि को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर है पद विचार। इस अंग में हम संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरण पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार करते हैं। फिर है आपका शब्द विचार। इस अंग में हम शब्दों को बनाना, उनके भेद, लिंग, वचन आदि पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। फिर है आपका वाक्य विचार। इस अंग में वाक्यों की रचना, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। यानी वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये व्याकरण के क्या हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फिर क्या है आपका व्याकरण अध्ययन की विशेषताएं, क्योंकि व्याकरण को पढ़ने की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्याकरण अध्ययन से भाषा का स्वरूप नियमित और अनुशासित बना रहता है। यानी हम भाषा के अनुशासित रूप को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भाषा की प्रकृति का विश्लेषण व्याकरण अध्ययन से ही संभव है। व्याकरण अध्ययन से भाषा की रचना एवं स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। भाषा का प्रभावी एवं सटीक प्रयोग की क्षमता का विकास व्याकरण अध्ययन से होता है। भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित करने की व्यवस्था व्याकरण अध्ययन के माध्यम से होती है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, भाषा को जानने के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है बच्चे, हमारा मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मौखिक व लिखित रूपों में अनेक रूपता के कारण शब्दों के अर्थ, विन्यास एवं उच्चारण में अंतर आने लगता है। ठीक है, अब देखते बच्चे कि हम मौखिक और लिखित में बहुत सारी रूपों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनके कारण उनके अर्थ और उनके उच्चारण में परिवर्तन आने लगता है, जिससे कई अक्षरों के 2-2 रूप क्या हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं। शब्दों की वर्तनी में भी भेद हो जाता है। भाषा में एक रूपता व अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता होती है। यह कार्य भाषा के विद्वानों द्वारा संपन्न
होता है। राजकीय कामकाज, समाचार पत्र, मीडिया, शिक्षा एवं शिक्षित परिवारों में भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए बच्चे कि भाषा में कई वर्णों में क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। कई अक्षरों के दो दो रूप क्या हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बोल में भी क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो उसी अंतर को समझने के लिए हमें भाषा के मानक रूप को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हिंदी में भी अनेक रूपता का प्रभाव रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक काम हिंदी के मानकीकरण को पूरा करना भी है। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसके बाद क्या है, हिंदी भाषा। अब देखिए हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, और हिंदी हमारी राजभाषा क्यों है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। भारत देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखो मोस्टली यहाँ के सभी लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिंदी के महत्व को भारतीय संविधान स्वाधीनता संघर्ष के महान नायकों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। अब देखिए बच्चे हिंदी क्या है, हिंदी को हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन्होंने भी क्या है, स्वीकार किया है और हिंदी को ही अपनी मातृभाषा माना है। अब देखिए हिंदी की जननी कौन है, जननी यानी हिंदी का आविष्कार कौन सी भाषा से हुआ है। तो देखिए बच्चे हिंदी की जो जननी है, ठीक है, जननी यानी उत्पन्न करने वाली, वो क्या है, संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा से ही हिंदी का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, भारत की आम जनता ने हिंदी को संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित किया है। अब देखिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए इसी भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और इसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। अब देखिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है कि आप जानते हैं कि 1947 में भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और भारत के स्वतंत्र होने के बाद कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए कि जिनका सभी क्या कर सके, पालन कर सके। उसके लिए देखिए हमारे देश का क्या लिखा गया, संविधान लिखा गया। तो संविधान लिखने में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना जरूरी समझा गया कि जिसे सब लोग क्या कर सके, बहुत अच्छे से समझ सके। तब एकमात्र हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसे सब लोग बहुत आसानी से बोल भी सकते थे और समझ भी सकते थे। इसीलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। देखिए बच्चे भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सभी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर सभी लोग अपनी ही बोलियों में एक दूसरे से संपर्क करने लगे तो कोई भी किसी के भाव को समझ नहीं पाएगा। लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में बहुत अच्छे से बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो इसीलिए हिंदी भाषा को ही क्या माना गया, राजभाषा। यानी जितने भी राजकाज के कार्य थे, यानी जितने भी ऑफिशियल वर्क थे, वो सब किसमें किए जाने लगे, हिंदी में किए जाने लगे, ताकि लोग आसानी से उसे क्या कर सके, समझ सकें। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। यानी हम आप देखते हो बच्चे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ गया है। दुनिया के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। ग्रहण करने की उदार प्रवृत्ति के कारण हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत संपन्न, विकासशील और उदार है। लेकिन बच्चे आज देखिए कि हमारे देश में इंग्लिश का भी उतना ही क्या है, उतनी ही मांग है। इसीलिए आज जितने भी राजकाज के जो कार्य हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब अंग्रेजी भी भारत की क्या है, राजभाषा बन गई है। ठीक है, और आप देखो हिंदी की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी भी है। और हिंदी भाषा की पहले बोलते फिल्म आलम आरा थी। यानी हिंदी सिनेमा में भी सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, आलम आरा थी। ठीक है, आप देखिए बच्चे क्या है, साहित्य। साहित्य यानी लिटरेचर। अब साहित्य क्या है, प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब साहित्य क्या है, ज्ञान का संचित कोश, जिसमें बहुत सारा ज्ञान क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है।
इसके अंतर्गत युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता है। हिंदी साहित्य का संसार में विशिष्ट स्थान है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य व पद्य साहित्य। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपकी किताब में भी जैसे जो भी कहानियां हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं, वो क्या है, आपके गद्य साहित्य में है, और जितनी भी आपकी कविताएं हैं वो सब किसमें है, पद साहित्य में। यानी क्या है, साहित्य के दो रूप हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। आधुनिक काल से पहले का साहित्य अधिकांश पद में था। ठीक है, यानी प्राचीन समय में जो साहित्य का आधार था वो पद्य में था, यानी अनेक कवियों ने पद रूप में ही अपनी कविताओं का क्या किया था, निर्माण किया था, जिसकी भाषा प्राकृत, अवधि, अपभ्रंश और ब्रज भाषा है। पद साहित्य के अंतर्गत दोहा, चौपाई, छंद, पद आदि सम्मिलित हैं। आधुनिक काल में अधिकांश साहित्य गद्य में लिखा गया है। गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध, उपन्यास, जीवनी, नाटक आदि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आइए चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें नोट कीजिए और फिर उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कीजिए। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा का महत्व समझाइए। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा का विकास कैसे हुआ था, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी आपको बता दिया कि भाषा क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वहां की बोली है। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती है। ठीक है, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि व्याकरण से भाषा जो है वो नियमित और अनुशासित बनी रहती है। ठीक है, और भाषा की प्रकृति का विश्लेषण व्याकरण के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। व्याकरण अध्ययन से भाषा की रचना एवं स्वरूप की व्याख्या हो सकती है। भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाषा को बोलने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है, और हर भाषा की अपनी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, उसके बाद लिपि किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। व्याकरण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्याकरण शब्द का मैंने आपको बता दिया, वी प्लस आपका आ प्लस करण, यानी वी का अर्थ है विशेष रूप से, आ का अर्थ हो गया पूरी तरह से, और करण का अर्थ हो गया व्याख्या करना। ठीक है, व्याकरण अध्ययन के लाभ बताइए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, ये भी आपको बता दिया था, और मानक भाषा किसे कहते हैं। यानी ये जो 9 प्रश्न हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों।